हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। आज अपना जो टॉपिक होगा केमिस्ट्री के अंदर वो है आदर्श और अनादर्श विलयन। उससे पहले अपन ने एक राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, राउल्ट का नियम पढ़ा था, उसका अपन को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ जो अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज वो है आदर्श और अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले देखो, जो राउल्ट का नियम था वो एक बार मैं याद दिला देता हूँ क्योंकि वो इससे संबंधित है और जो है उसी के अनुसार अपन यहाँ पर आदर्श और अनादर्श विलयनों की पहचान कर पाएंगे। ऐसे बताया था कि किन्हीं दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में जो है वो प्रत्येक जो अवयव था उसका वाष्प दाब या दाब जो है वो उनके मोल अंशों के समानुपाती होता है। मतलब राउल्ट का नियम जो है वो दाब से संबंधित था। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन आदर्श विलयनों की बात कर रहे हैं कि आदर्श विलयन किसे कहेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इजी वे में आपको याद हो जाएगा, तुरंत अभी के अभी आपको याद हो जाएगा ये चीज कि आदर्श और अनादर्श विलयन कौन से होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कई सारे ट्रिक बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर, जिस ट्रिक से अपन जो है वो तुरंत आंसर निकालेंगे कि आदर्श विलयन कौन सा हो सकता है और अनादर्श कौन सा होता है। तो देखिए एक बार, सबसे पहले आदर्श विलयन जो किसे कहते हैं, तो वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर, सभी ताप का मतलब है ताप में कितना भी चेंज कर दिया जाए, सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सभी ताप और सांद्रताओं पर मतलब कितना भी ताप हो, कितनी भी सांद्रता हो। वैसे आप हमेशा याद रखो कि आदर्श का मतलब होता है काल्पनिक, आदर्श कोई रियल नहीं होता। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये काल्पनिक बात है कि ताप बढ़ाने पर या सांद्रता में परिवर्तन करने पर विलयन जो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो, ये काल्पनिक बात है। तो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं, उसमें कोई विचलन नहीं आता। राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई कि वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको अपन कहते हैं आदर्श विलयन। दूसरी जो बात आती है इन विलयनों के लिए डेल्टा एच मिश्रण। डेल्टा एच मिश्रण जो होता है, मिश्रण का मतलब हुआ कि जो अपन ने विलयन ले रखा है वो, और डेल्टा एच का मतलब हुआ एंथैल्पी परिवर्तन। एच को बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन जो है वो किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर। ये भी काल्पनिक बात है। ऐसे ही अगर इसको बोला जाए डेल्टा बी के रूप में, किसके रूप में, आयतन के रूप में, तो इसके लिए डेल्टा बी मिश्रण जो है वो भी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर। उसके बाद में जो कुल दाब था पी टोटल बराबर इसके अंदर आता है पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। इस तरीके से अपन ने लिखा था ये। उसके बाद में अब जो बात आती है कि कौन सी शर्त है इसकी जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि आदर्श विलयन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श विलयन बनने की जो शर्त है वो क्या है। तो यहाँ पर आदर्श विलयन बनने की जो शर्त है वो है कि अगर यदि विलय और विलायक का मतलब हुआ विलयन के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बल, मतलब विलय और विलायक के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बल विलय और विलायक के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बलों के बराबर हो। किसके बराबर हो, विलय या फिर विलायक जो है उसके मध्य उपस्थित अंतर आणविक बलों के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जो है अपन कहते हैं कि आदर्श विलयन बनते हैं। दोबारा सुनिए, यदि विलय और विलायक मतलब विलय और विलायक के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बल विलय और विलायक के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बलों के बराबर हो जाते हैं, समान होते हैं, समान, तो ही आदर्श विलयन बनते हैं। तो ये बात हुई आदर्श विलयन कैसे बन सकते हैं। अगली जो बात है वो है कि अगर एग्जाम्पल पूछे, उदाहरण, तो उदाहरण से पहले आप इसकी ट्रिक समझ लो कि जो ट्रिक है वो क्या है। मतलब आदर्श विलयनों को याद रखने की जो ट्रिक थी अपने पास वो थी कि यौगिक होना चाहिए अध्रुवीय है। कौन सा होना चाहिए, अध्रुवीय यौगिक होना चाहिए, और वो भी पास वाले। मतलब ये है कि जैसे मान लो अपने लिखा बेंजीन, तो बेंजीन के पास वाले किसको मानेंगे, जिसके अंदर इससे एक कार्बन कम या एक कार्बन क्या हो, ज्यादा। जैसे ये बेंजीन है तो इसके एक कार्बन ज्यादा वाला जो यौगिक होगा वो होगा टोलुइन। तो बेंजीन और जो टोलुइन है कौन से, बेंजीन और टोलुइन। तो बेंजीन और टोलुइन जो है वो कौन सा मिश्रण बनाएंगे, कौन सा विलयन बनाएंगे, आदर्श विलयन बनाएंगे। तो जो ट्रिक हो गई ना वो क्या हो गई, आसपास के या अगल बगल के जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं वो आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो जो नियरली होंगे वो आदर्श विलयन बनाएंगे। और एग्जांपल लिख सकते हैं इसके, ये ट्रिक याद रखने के बाद एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा NHN, तो इसके साथ क्या आएगा, N हेप्टेन।
भाई इसमें 6 कार्बन है तो इसमें कितने कार्बन हो गए 7 कार्बन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, तो इसका जो पड़ोसी होगा वो या तो हो सकता है एथिल ब्रोमाइड या फिर हो सकता है प्रोपिल क्लोराइड। तो इसका मैं दूसरा उदाहरण लिख देता हूँ एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसमें कैसे कैसे हुआ है अगल बगल के, तो देखो FCl Br और I, तो ये Cl के जस्ट बाद में आता है Br, तो क्लोराइड की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आप जो है आदर्श विलयनों के सभी एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। तो आदर्श विलयन की बात हो गई खत्म। उसके बाद में पढ़ाते हैं अनादर्श विलयन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अनादर्श विलयनों में ये सब चीजें क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मतलब वे विलयन जो ताप या सांद्रता में परिवर्तन करने पर राउल्ट के नियम के प्रति विचलन प्रदर्शित करते हैं। विचलन, विचलन का मतलब होता है कि जो पहले था वाष्प दाब या जो चीजें पहले थी उनसे अलग प्राप्त होगी, अलग। तो वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात राउल्ट के नियम के प्रति विचलन प्रदर्शित करते हैं, विचलन, तो उनको बोलते हैं अनादर्श विलयन। तो ये तो बात हो गई परिभाषा की। दूसरा, अगर इसको ले अपन तो ये इक्वल टू 0 है तो उसमें क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी इक्वल टू 0 है तो उसमें भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर बराबर है तो उसमें बराबर नहीं होगा, इसमें भी बराबर है तो उसमें बराबर नहीं होगा। ये चीज मैं लिख के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अनादर्श विलयन के लिए नहीं पूछते आपसे। अनादर्श विलयन जो है उसमें से पूछते हैं कि जो विचलन होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो विचलन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक विचलन, कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन, और एक होता है ऋणात्मक विचलन। एक तो कौन सा होता है धनात्मक विचलन और एक होता है ऋणात्मक विचलन। मतलब ये हुआ, धनात्मक का मतलब होता है कि वाष्प दाब है, वाष्प दाब उसमें क्या होना वृद्धि होना, और ऋणात्मक का मतलब है वाष्प दाब में कमी होना। ठीक है, क्लियर, आप ध्यान से देखिए जाइए। अब देखो बहुत आसानी तरीके से अपन इनको याद रखते हैं। धनात्मक जहां पर भी है वहां पर ये सब के सब मान है ना, उनको क्या करना है आपको पॉजिटिव करना है, और जहां पे माइनस है मतलब ऋणात्मक लिखा हुआ है उसमें क्या करना है नेगेटिव। जैसे आपसे पूछा जाए कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन जो है उनको उनमें एंथैल्पी परिवर्तन कितना होगा, तो अपन ये लिख देंगे डेल्टा H मिश्रण कैसा हो जाएगा बराबर पॉजिटिव। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H है ना वो 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें देखें अगर तो आयतन के लिए बोलेंगे तो डेल्टा H डेल्टा B मिश्रण बराबर वही पॉजिटिव, और इसको भी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा B इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद में इसमें आए अगर इसमें तो क्या हो जाएगा P टोटल। P टोटल में ज्यादा कब होगा ये, जब इसको इस तरफ लिखेंगे ऐसे तो PA नोट XA और PB नोट XB। इसको अगर दोनों को अलग अलग भी लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते थे कि PA इज ग्रेटर देन होगा PA नोट XA और PB इज ग्रेटर देन होगा PB नोट XB, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में ये जो है ना ये शर्त वो यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट है। तो शर्त यहाँ पर है कि धनात्मक विचलन मतलब वाष्प दाब बढ़ कब सकता है, बढ़, तो वाष्प दाब बढ़ कब सकता है जब अपन को ताप क्या देना पड़े, कम देना पड़े। तो यहाँ पर जो शर्त थी यहाँ पर अपन ने क्या कहा था आकर्षण बल क्या होना चाहिए समान, लेकिन यहाँ पर अपन बोलेंगे कि जो आकर्षण बल है ना वो कैसे होना चाहिए दुर्बल, और दुर्बल किसमें A और B में, इसका मतलब प्रबल होना चाहिए इनके अंदर। ध्यान रखना ये बिल्कुल अपोजिट हो गया है इससे। ये जो है ये इसमें इनमें देखो सब में अपन इस तरह मुंह कर रखा है इनका ग्रेटर देन का, लेकिन यहाँ पर अगर देखें ना तो इनमें आकर्षण बल ज्यादा है, इसमें आकर्षण बल कम है, क्योंकि उबालेंगे किसको विलयन को, उबालेंगे किसको विलयन को। तो A और B जो है ना उसमें आकर्षण बल कैसा होना चाहिए दुर्बल। इसको मैं लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, नोट कर लेना आप इसको कि यदि विलय और विलायक के मध्य के अंतराण्विक बल, विलय और विलायक मतलब विलयन के अंतराण्विक बल विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य अंतराण्विक बलों से दुर्बल हो, दुर्बल, तो वाष्प दाब में क्या होती है वृद्धि, और वाष्प दाब में वृद्धि होने के कारण इस प्रकार के विलयन जो है वो राउल्ट के नियम के प्रति धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो उदाहरण में याद रखो आप इसके कि जो भी एल्कोहल और कीटोन होते हैं मतलब कम धूर्य वाले, कम धूर्य है, ठीक है, किससे कम धूर्य है कि जो खनिज अम्ल होंगे HCl H2SO4 इनसे जो है कम धूर्य वाले, तो कम धूर्य वाले जो है ना उसके अंदर इसके अंदर आएंगे और अधिक धूर्य वाले उसके अंदर आ जाएंगे। तो कम धूर्य यौगिक जो है वो ये बनाते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए CH3OH और जल में कौन सा मिश्रण बनेगा तो आप आंसर देंगे ये। ऐसे ही C2H5OH और जल में कौन सा बनेगा तो भी यही बनेगा। ऐसे ही C2H5OH
प्लस एसीटोन बोलेंगे, अगर एसीटोन का मतलब कीटोन हो गया तो भी यही मिश्रण बनेगा। कौन सा मिश्रण बनेगा? यही मिश्रण बनेगा। तो इस तरीके से जो है आप ये याद रख सकते हैं कि कौन सा मिश्रण होगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। ऐसे ही मान लो आपको लिख दिया एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये सब के सब जो है वो ये होंगे। आपके पास ट्रिक क्या हो गई कि अल्कोहल और कीटोन जो होते हैं, जो कि कम दूर भी होते हैं, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई आदर्श विलयन और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों की। तो अब है अनादर्श विलयन जो है उनमें जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो। तो देखो वैसे कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल बस क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो क्या कर दोगे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। ये जो है ना इसको जो ग्रेटर देन है उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, लेस देन में, मतलब उनको उस तरफ कर दो बस। आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप धनात्मक विचलन का याद रखो, ऋणात्मक विचलन की लैंग्वेज तो याद करनी ही नहीं है, सीधे याद हो गई। देखो आप यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इसको उस तरफ कर देंगे, दुर्बल की जगह क्या हो जाएगा प्रबल, और कम दूरव्य की जगह जो ट्रिक हो गई इसकी वो क्या हो गई कि अधिक दूरव्य जो होते हैं, अधिक दूरव्य है, कौन से अधिक दूरव्य, और अधिक दूरव्य में सामान्यतः आते हैं अम्ल, चाहे अम्ल कौन सा हो, चाहे खनिज अम्ल है चाहे से कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो मैं यहाँ पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ट्रिक मैंने क्या बता दी आपको यहाँ पर कि अम्ल जो होंगे ना, अम्ल कौन से, जो खनिज अम्ल होते हैं, मतलब HCl H2SO4 HNO3 ये वाले, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो वाले, सब इसके अंदर आएंगे। तो एग्जाम्पल अगर इसके अपन लिखे तो जैसे से लिख दिया जाए HCl प्लस H2O, ये ऋणात्मक मिश्रण हुआ। HNO3 प्लस H2O, ये भी ऋणात्मक मिश्रण हुआ। ऐसे ही मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ लिख दिया CH3COOH प्लस H2O, ये भी ऋणात्मक मिश्रण हुआ। ऐसे फिनोल और एनिलीन लिख दिया, फिनोल और एनिलीन, C6H5OH फिनोल होता है और C6H5NH2 एनिलीन होता है, एनिलीन। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास फिनोल और एनिलीन। इसी तरीके से एक एग्जांपल जो अपन एक्सेप्शन मान सकते हैं, अपवाद है, मान लो ये अपवाद जो है ना वो है कि अगर एसीटोन को और क्लोरोफॉर्म को ले लिया जाए साथ में, किसको, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि कीटोन जो है उसके अंदर आ रहा है, लेकिन अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आ जाए तो इसके अंदर आता है। वैसे इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप तो ये एग्जांपल इस तरीके से याद रख लोगे तो ये अपना काम है कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो है वो आदर्श अनादर्श और अनादर्श में भी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन जो है ना उनसे जो ग्राफ बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल केयरफुली आप उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि आदर्श विलयनों के लिए मतलब अपन ने एक पहले ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ, जिसके अंदर अपन ने से कहा था कि ये जो स्केल है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो वो जो ग्राफ अपन ने पहले सीखा था, वो जो ग्राफ था वो है आदर्श विलयनों के लिए, मतलब इसमें कोई विचलन नहीं है, सीधी लाइन प्राप्त हो रही है, किसी भी रेखा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो बढ़ कौन रहा है, XB बढ़ रहा है, XB, तो XB बढ़ने की वजह से इस लाइन को अपन ने लिख दिया था PB और यहाँ पे लिख दिया था PB नोट, इस तरफ क्या लिख दिया था PA और यहाँ पे लिख दिया था PA नोट, और यहाँ पे लिखा था P टोटल बराबर PA प्लस PB, इस तरीके से लिखा था। ये तो था पहले वाला ग्राफ, कुछ चेंज नहीं हो रहा। पहले जो ग्राफ था उसको अपन बोलेंगे आदर्श विलयन का ग्राफ था। अब अपन देखते हैं अनादर्श विलयनों के ग्राफ। तो अनादर्श विलयन में पहले वाला जो ग्राफ है वो मैं बता रहा हूँ आपको धनात्मक विचलन के लिए, किसके लिए, धनात्मक विचलन। और धनात्मक विचलन का मतलब क्या होता है, वाष्प दाब में वृद्धि होना, वाष्प दाब में वृद्धि। तो देखो डॉटेड लाइन जो है ना वो तो उसके अनुसार बनाइए, इसके अंदर डॉट वाली लाइन। तो अब धनात्मक विचलन का मतलब हुआ कि जो ग्राफ है उसमें ये रेखाएं जो कहां से आ जाएगी, ऊपर से, और ऊपर से आने का मतलब है कि वाष्प दाब में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि। तो स्केल अगर वही का वो वाला लेंगे अपन यहाँ पर, तब तो जो है अपने पास जो रेखाएं थी अपने पास उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसी तरीके से आएगी। जैसे ये लाइन है ना उसमें बढ़ कौन रहा है, इधर बढ़ रहा है XB, इधर कौन बढ़ रहा है, XB बढ़ रहा है, इसलिए ये जो लाइन है वो किसकी हो जाएगी, PB की, ये जो लाइन है वो किसकी, PA की, और यहाँ पर हो जाएगा P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। इधर वही दाब हो जाएगा और दाब में ये कौन सा होगा यहाँ पर PA नोट और यहाँ पर हो जाएगा PB नोट। समझ में आई बात, करना कुछ नहीं है। ये जो था ये इसमें जो ग्राफ है उसको डॉटेड लाइन से बता दो, उसके बाद में जो डार्क लाइन है उससे बताना है अपन को कि जो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन किस प्रकार हो रहे हैं उसको। ऐसे इसके अंदर देखेंगे तो ये कौन सा विचलन है, ऋणात्मक, इसका मतलब रेखाएं जो कहां से आ जाएगी, नीचे से, जो रेखाएं हैं वो कहां आएगी, नीचे से। तो ये हो जाएगा वही PB, ये हो जाएगा PA और ये हो जाएगा P टोटल। ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पर P टोटल बराबर वही PA प्लस PB। यहाँ पर क्या आ जाएगा PB नोट और इधर आ जाएगा PA नोट, और इधर कौन जाना था, दाब, और इधर मोल अंश।
इधर मोलन्स, और यहाँ पर भी स्केल वही है कि एक्स ए जो है ना वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक्स बी जो है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्केल को आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा आपको कि स्केल को चेंज ना करें, जिससे कि जो है ना आपके पास ग्राफ को याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो तीनों ग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजी वे में आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों ग्राफ आदर्श विलयनों के लिए पहले वाला ग्राफ था, अनादर्श विलयनों में धनात्मक और ऋणात्मक के लिए मैंने बता दिया आपको कि जो विचलन होगा उसमें धनात्मक विचलन है तो ऊपर से जाएगी, ऋणात्मक विचलन तो नीचे से जाएगी रेखाएं। उसके बाद में इसी टॉपिक से आदर्श और अनादर्श विलयन से संबंधित एक टॉपिक और दे रखा है छोटा सा, वो है स्थिर क्वाती मिश्रण। इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, अगर आपसे पूछे निम्नतम और उच्चतम, तो निम्नतम का मतलब होता है ये और उच्चतम का मतलब होता है ये। तो परिभाषा देखो क्या होती है इसकी, पहले मैं इसकी बता रहा हूँ, फिर इन दोनों की, फिर ये आदर्श और अनादर्श विलयन खत्म। स्थिर क्वाती के नाम से पता लग रहा है जिनके क्वथनांक क्या हो जाए, समान, मतलब वे विलयन जिनमें द्रव और वाष्प अवस्था दोनों अवस्थाओं में ही संगठन क्या होता है, समान होता है। संगठन समान होता है मतलब क्वथनांक क्या रहे, बराबर रहे, संगठन समान रहे, तो उसको बोलते हैं स्थिर क्वाती मिश्रण। और एक बार अगर स्थिर क्वाती मिश्रण बन गया तो उसको आसवन विधि के द्वारा, आसवन होता है किन्हीं दो द्रव्यों को पृथक करने का विधि होती है, तो आसवन विधि द्वारा पृथक्करण संभव नहीं है, पृथक्करण नहीं किया जा सकता, तो उनको बोलते हैं स्थिर क्वाती मिश्रण। अब अगर इसकी पूछ जाए निम्नतम स्थिर क्वाती मिश्रण किसको बोलेंगे, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम के प्रति धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम के प्रति धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो कहलाते हैं निम्नतम स्थिर क्वाती मिश्रण। ऐसे ही जो ऋणात्मक विचलन भी प्रदर्शित करते हैं वो कहलाते हैं उच्चतम। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि निम्नतम का मतलब कम ताप पे उबलना और उच्चतम का मतलब ज्यादा ताप पर उबलना, तो इसमें प्रबल आकर्षण बल था इसलिए ज्यादा ताप देना पड़ रहा था, तो वाष्प दाब देखो क्या हो गया था, कम हो गया था। इसके एग्जाम्पल पूछे आपसे तो जो भी धनात्मक विचलन के उदाहरण है वो इसके हो जाएंगे और जो भी ऋणात्मक विचलन के उदाहरण है वो इसके हो जाएंगे। तो आज जो अपने पास टॉपिक था वो था आदर्श और अनादर्श विलयन।